हाय एवरीवन, मेरा नाम है शिवानी और आज मैं आपके सामने CUET बीएड का एनालिसिस लेके आई हूँ। वो पेपर ऑनलाइन हुआ था तो मैं पूरा एनालिसिस आपको बता तो नहीं सकती, बस थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपको मैं बता सकती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, ताकि अगली बार से अगर आपको CUET बीएड का एग्जाम देना हो तो आपको थोड़ी मदद मिल जाए। तो जो पेपर था वो ऑनलाइन एग्जाम था, जैसा कि सबको पता है, और क्वेश्चंस जो थे उसके वो इस बार डायरेक्टली नहीं आ रहे थे, उसके क्वेश्चंस घुमा फिरा के उन्होंने पूछे हुए थे। और जो टीचिंग एप्टीट्यूड थी वो बहुत ज़्यादा आई हुई थी, GS के जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही कम आए हुए थे। टीचिंग एप्टीट्यूड पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि उसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, और जो सब्जेक्ट हम अपनी तरफ से एक सब्जेक्ट हमें चूज़ करना पड़ता है, जैसे कि जिसके लिए ईजी है इंग्लिश वो इंग्लिश चूज़ करेगा, और जिसको हिंदी में देना है वो हिंदी चूज़ करेगा। तो जो पेपर हम देते हैं तो 25 क्वेश्चंस जो हैं पार्ट ए में वो आपके सेलेक्टिव सब्जेक्ट से आते हैं। अगर आपने हिंदी सब्जेक्ट से सेलेक्ट किया हुआ है तो 25 क्वेश्चन आपके हिंदी से आएंगे, और अगर आपने इंग्लिश सब्जेक्ट सेलेक्ट करा है तो आपके 25 क्वेश्चन इंग्लिश से आएंगे। बाकी के जो था वो टीचिंग एप्टीट्यूड के इस बार बहुत सारे क्वेश्चन थे, और हिस्ट्री से मैथ्स के कॉलम आ रहे थे, और जो बाकी के जो क्वेश्चन थे वो घुमा फिरा के आ रहे थे। जैसे कि हम CDS का एग्जाम देते हैं तो CDS में हमें देखने को मिलते हैं वैसे क्वेश्चन, UPSC के एग्जाम में हमें वैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो एक क्वेश्चन मुझे याद है, वो मैं आपको भी बताती हूँ कि वो क्वेश्चन GS का है, और ये इन्होंने किस तरीके से पूछा था वो मैं आपको बताती हूँ। इससे आपको आसानी हो जाएगी कि जब आप नेक्स्ट टाइम एग्जाम देने जाएँ तो आपको पता रहेगा कि क्वेश्चन इस टाइप से आ रहे हैं। तो क्वेश्चन ऐसा था कि दो स्टेटमेंट दे रखी थी। पहली स्टेटमेंट थी रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज, और सेकंड स्टेटमेंट थी नोबेल प्राइज स्टार्टेड इन 1901 इन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल। तो ये दो स्टेटमेंट थी, तो इसमें बताना था कि दोनों स्टेटमेंट सही है या दोनों स्टेटमेंट गलत है या दोनों में से एक स्टेटमेंट सही है। इस टाइप से इन्होंने इसके ऑप्शन दे रखे थे, जैसे कि बोथ A एंड B आर करेक्ट, सेकंड ऑप्शन था ओनली ऑप्शन A इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन था बोथ A एंड B आर इनकरेक्ट, और फोर्थ ऑप्शन था ऑप्शन A इज इनकरेक्ट एंड ऑप्शन B इज करेक्ट। तो क्वेश्चन इस टाइप से आ रखे थे। तो उन्होंने सारे क्वेश्चन इसी तरीके से घुमा के पूछे हुए थे। एक दो क्वेश्चन थे जो डायरेक्टली आए हुए थे, जैसे कि ऑर्गेनिक स्टेट पूछी हुई थी इंडिया की, और कुछ क्वेश्चन जो थे मैथ्स द कॉलम से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, और मैथ्स द कॉलम्स में उन्होंने हिस्ट्री भी ऐड करी हुई थी। जैसे कि अलेक्जेंडर का पूछ लिया था कि वो कहाँ से है, तो वो मैथ्स द कॉलम बना रखा था, तो आपको मैच करके करेक्ट आंसर बताना था ऑप्शन में। इस टाइप से उन्होंने हिस्ट्री का एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। पॉलिटी के 2-3 क्वेश्चन थे उसमें, वो भी उन्होंने घुमा फिरा के पूछे हुए थे। और जैसा कि मैं बोल रही हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड के बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन अच्छे से करके जाना। और बाकी जो ये एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आ रहे थे वो उनके लिए थोड़ा सा इजी पेपर था। जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वो इजी कह सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट टाइम दिया था उनके लिए वो सब्जेक्ट मतलब जो ये क्वेश्चन हैं वो थोड़े टफ से हो गए थे, क्योंकि उन्होंने जो स्टेटमेंट वाइज में पूछे थे क्वेश्चन वो और बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ है। लेकिन बाकी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे मैं बोल रही हूँ उनके लिए बहुत ईजी हो गया था ये पेपर देना। तो थोड़ा सा टीचिंग एप्टीट्यूड में ज़्यादा ध्यान दिया जाए आपका तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और बाकी जब नेक्स्ट टाइम आप CUET बीएड का एग्जाम दें तो जैसा कि मैंने बताया कि थोड़ा सा डीप स्टडी करें, क्योंकि GS जिस तरीके से घुमा के पूछी जा रही है, तो अगर आपको GS में स्कोर करना है तो आपको उसके लिए डीप स्टडी करनी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे तो आपको अगर डीप नॉलेज होगी इन क्वेश्चन की तभी आप कर पाओगे, वरना आपको डायरेक्ट जो स्टेटमेंट देंगे वो तो याद रहेगा, लेकिन उसके बारे में जो वो दूसरी स्टेटमेंट देंगे वो याद नहीं रहेगी, तो आपका क्वेश्चन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो उसमें फिर नेगेटिव मार्किंग में एक क्वेश्चन आपका चले जाएगा। जब आप सही आंसर करोगे तो आपको 4 मार्क्स जो हैं सही आंसर के मिलेंगे, और अगर आप गलत करोगे तो 1 मार्क्स आपका नेगेटिव में चला जाएगा। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल अच्छे से इंस्ट्रक्शन उसके पढ़ के तभी फॉर्म भरें। फॉर्म भरने में जब आप फॉर्म भरते हैं तो जब आप एग्जामिनेशन सेंटर डालते हैं तो जरूरी नहीं है कि NTA आपको वहीं देगा जहाँ पर आप अपना सेंटर डालते हैं। आपको सेंटर बाहर भी मिल सकता है, जैसे कि मैंने देहरादून डाला था तो मुझे सेंटर बाहर ही मिला था। और ये लोग सुनते भी नहीं है, अगर आप इनकी अपनी मतलब क्वेरी लेकर जाएंगे तो ये कभी क्वेरी आपकी खोलेंगे नहीं। जो करेक्शन विंडो है उसमें आप अपना क्वेरी डालते हैं तो ये लोग कोई रिप्लाई नहीं करते हैं उस क्वेरी की, और आपका जहाँ पे सेंटर है वहाँ आपको देने जाना ही पड़ता है। बाकी इस एनालिसिस के बारे में इतना ही। थैंक यू।